केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि द स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन become equal at particular temperature and the concentration of reactants and products do not change with time is known as chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, और ऐसे कंडीशन में जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट की, क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम देख सकते हैं इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, that is the factors taking the reaction in forward direction and the backward direction are balance each other. इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जितने भी अपोजिंग ड्राइव्स होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है घटता है, वैसे वैसे धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता है, और फिर एक टाइम आता है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। The equilibrium state represent a compromise between two opposing tendency, और यहाँ पे होता है फर्स्ट टेंडेंसी जो होता है टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मैक्सिमाइज एंट्रोपी। जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आना होता है उस कंडीशन में दो टेंडेंसी होती है, एक तो एनर्जी मिनिमाइज होती है और मॉलिक्यूल्स अपना एंट्रोपी मैक्सिमाइज करता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अ नेम ऑफ पॉइंट, इट इज लॉन्ग रेंज टाइम। इक्विलिब्रियम जो है या किसी पॉइंट का नाम नहीं होता है, ये जब भी अटेंड होगा लंबे टाइम के लिए अटेंड होगा। वंस इक्विलिब्रियम अटेंड इट विल बी मेंटेन फॉर इन्फिनाइट टाइम्स इफ नो एनी डिस्टर्बेंस इज देयर। इक्विलिब्रियम जब भी स्टेट अटेंड होता है तो हम जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो अटेंड ही रहेगा। तो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑलवेज इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, और जब ऐसा कंडीशंस आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, यानी एवरीथिंग कांस्टेंट हो जाता है और एनर्जी चेंज इज जीरो। यानी इक्विलिब्रियम पे हमारे लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, सारे प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएंगे और एनर्जी चेंज भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक गैसियस रिएक्टेंट ए है जो कि बी में चेंज हो रहा है। जब टाइम जीरो है उस समय ए का जो मोल है वो 5 मोल है, जबकि बी का मोल 0 मोल है। जब टाइम टी जो 10 मिनट हुआ तो देखिए कि ए का कुछ अमाउंट बी में चेंज हुआ और ये बच गया 3 मोल और यहाँ पे बी हो गया 2 मोल। अब हम T20 पे जा रहे हैं तब भी देख रहे हैं कि 3 मोल है, ये 2 मोल है, और ऐसे हम करते करते अगर इन्फिनाइट टाइम के लिए जाते हैं तब भी हम देख पा रहे हैं कि ए का और बी का जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है दोनों कांस्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि जब टाइम 10 मिनट हुआ तब से ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड के, यानी अब ये इन्फिनाइट टाइम तक चल रहा है और ये तब इन्फिनाइट टाइम तक तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको डिस्टर्ब ना कर दें। यानी अगर हम इसमें बाहर से एक्स्ट्रा ए मिला दें या बाहर से हम एक्स्ट्रा बी मिला दें उस कंडीशंस में अब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अदरवाइज ये इसी स्टेट में मेंटेन रहेगा इन्फिनाइट टाइम के लिए। नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नॉट इक्वल टू बी जीरो। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम,
हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम जब भी अटेंड होगा तो उस समय जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे. एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेट इज डेल्टा जी इज जीरो. हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम अटेंड होता है वैसे केस में डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा. इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, डेट इज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. इक्विलिब्रियम किधर से भी अटेंड हो सकता है. जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट I2 एंड गिव्स टू HI. जब टाइम जीरो था उस समय रिएक्टेंट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल है और आयोडीन भी 2 मोल है, जबकि HI 0 मोल है. जब इक्विलिब्रियम आया तो हाइड्रोजन का कुछ अमाउंट कन्वर्ट हुआ है और आयोडीन का भी कुछ अमाउंट कन्वर्ट होके 2 मोल आपको HI दिया है. तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है ये रिएक्टेंट साइड से हो रहा है. अब टाइम जीरो था उस समय मानते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट 4 मोल था, जबकि ये जो I2 और H2 है ये 0 मोल थे. और फिर जब इक्विलिब्रियम आया तो इनका कंसंट्रेशन जो हुआ या अमाउंट हुआ कांस्टेंट हो गया. तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है वो प्रोडक्ट साइड से हुआ है. तो इस तरह हम बोल सकते हैं किसी भी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम या तो रिएक्टेंट साइड से भी अचीव हो सकता है या प्रोडक्ट साइड से भी अचीव हो सकता है. Next properties of equilibrium. Equilibrium state can be affected by altering factors like pressure, volume, concentration and temperature. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जब एक बार अटेंड हो जाता है तो वो तब तक अटेंड होता है जब तक कि हम उसको डिस्टर्ब ना कर दें. यही इसी तरह यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया जाता है अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर को बदल दें. इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल में. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है अमोनिया. अगर हम इक्विलिब्रियम पे x मोलारिटी नाइट्रोजन है, y मोलारिटी हमारे पास हाइड्रोजन है और ये 2 मोलारिटी अमोनिया दे रहे हैं. अगर हम इस सिस्टम का प्रेशर डबल कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेंड. ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज होता है कि अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम फिर से एक नया इक्विलिब्रियम अटेंड करती मेंटेन करती है और फिर से एक नया इक्विलिब्रियम आता है. Catalyst does not affect equilibrium, but equilibrium is achieved earlier in presence of catalyst because catalyst affect rate of forward as well as rate of backward equally. यहाँ पे हम यहाँ रेट और टाइम का ग्राफ लिए हैं. जो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन है, जबकि रेड कलर का या ब्लैक कलर का जो ग्राफ मिल रहा है आपको वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. जब कैटलिस्ट नहीं था तो इक्विलिब्रियम टी टाइम पे अटेंड हुआ था. जब कैटलिस्ट किया तो इक्विलिब्रियम टी नॉट पे अटेंड हुआ, यानी टी नॉट लेस देन है टी. इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम कैटलिस्ट लगाएंगे ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को पहले के में बहुत अर्ली अचीव हो जाएगा. अनदर प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम इज नॉट रिजिड. If any change is made at equilibrium, then it may shift forward or backward. यहाँ पे हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम रिजिड नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है. अगर हम प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें तो इसमें हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है. इक्विलिब्रियम कैन अटेंड ओनली इन क्लोज वेसल्स, कैन नॉट बी ओपन वेसल. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम का. इक्विलिब्रियम जब भी अटेंड होगा तो वो क्लोज वेसल्स में ही होगा, ओपन में नहीं होगा, क्योंकि क्लोज वेसल्स में मैटर का लॉस नहीं होता है. ओपन वेसल्स में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है. अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हम यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहे हैं. इस एक्सिस पे टाइम लिए और इस एक्सिस पे हमने रेट लिया है. ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है ग्राफ इसको हम फॉरवर्ड रेट बोलेंगे और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग बैकवर्ड रेट बोलेंगे. हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है फॉरवर्ड घट रहा है और बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम आया जहां से रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड, और इसी को हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड के. तो ये ग्राफ आपको इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है.
दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि टाइम और रेट का ग्राफ लिया है। हमने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड घट रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल नहीं है रेट ऑफ बैकवर्ड के, इसलिए ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं है। फिर अनदर ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि टाइम वर्सेस टाइम और रेट का हमने यहाँ पे ग्राफ लिया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड घट रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल हुए हैं, उसके बाद ये फिर आपस में इक्वल नहीं हुए हैं, और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट का नाम नहीं है, इसलिए ये भी ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं है। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें हमने इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया और इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया, और देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया या इक्वल हो गया। यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि एक टाइम आया जब ये रेट ऑफ ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो गया है, तो ये ग्राफ आपको इक्विलिब्रियम को बताता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक टाइम आया है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नेट समेशन इनका कांस्टेंट होगा ऑलवेज।